साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला पर। और आज हम लेके आए हैं राजस्थान कला संस्कृति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, और जिसमें हमारा टॉपिक का विषय रहेगा हमारा राजस्थान के रीति रिवाज और प्रथाएं कौन कौन सी है। तो राजस्थान हमारा प्यारा राजस्थान है, जहाँ पर अनेक त्यौहार और रीति रिवाज अपनाए जाते हैं, उसके साथ बहुत सारी प्रथाएं हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अगर आप आज पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जिसमें आज का हमारा पहला जो प्रथा है वो कौन सी है। वो प्रथा हमारी है जो हम आगे चर्चा करेंगे, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, वो है नाता प्रथा। अब नाता प्रथा क्या होती है, पहले जिसके बारे में देखते हैं और ये किस जाति में प्रचलित है। पहले तो इसके बारे में बात करते हैं कि नाता प्रथा होती क्या है। देखिए जी, ये भीलों और अन्य आदिवासी जातियों में काफ़ी प्रचलित है नाता प्रथा। इसमें होता क्या है कि इसके अंदर क्या होता है, पत्नी अपने पूर्व के पति को छोड़कर अपने पसंद के अन्य किसी पुरुष के साथ अगर जीवन व्यतीत करती है, यानी उसके साथ रहने लग जाती है, तो उसे कहते हैं नाता प्रथा। यानी अपने जो पति होता है उसको छोड़ देते हैं और वो उसके बदले में कुछ धन दे देता है, यानी बिना शादी किए हुए रहना किसी के साथ में, ये नाता प्रथा कहलाती है। तो ये ज़्यादातर भीलों और आदिवासियों में प्रसिद्ध है, ये नाता प्रथा है। आगे है केसरिया। अब आपने केसरिया सुना होगा कि केसरिया क्या चीज़ है। तो केसरिया के बारे में अगर हम देखें तो जैसा कि आपने सुना होगा कि राजपूत योद्धा जब पराजय की स्थिति में होते थे, जब पता चल रहे था कि हम हार रहे थे, शत्रु के समक्ष आत्मसमर्पण करने की बजाय वो क्या करते थे, केसरिया वस्त्र को धारण कर लेते थे, केसरिया वस्त्र पहन लेते थे और शत्रु पर टूट पड़ते थे और अपनी मातृभूमि के लिए जान की बाजी लगा देते थे, और इसी दौरान वीर गति प्राप्त होते थे। और वीर गति प्राप्त होना या शहीद हो जाना केसरिया कहलाता था। अपनी मातृभूमि की आन और बान शान के लिए अपने प्राणों की बाजी तक न्यौछावर कर देना, उसे हम क्या कहते हैं, केसरिया कहते हैं। अब अगर हम बात करें केसरिया के बारे में तो इसकी और विस्तृत जानकारी देखते हैं क्या है। केसरिया का उद्देश्य क्या होता है। केसरिया का उद्देश्य ये होता है कि हम लोग शत्रु के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, यानी सरेंडर नहीं करेंगे। युद्ध में भले ही लड़ते जड़ते मर जाएंगे, ऐसे अमीरदेव के बारे में कहते हैं, लड़ता जड़ता मर जावा बड़ पीठ दिखारे पाछा नहीं आवाला। तो ये कुछ शब्द है राजस्थानी साहित्य के अंदर अपने पढ़ते हैं कि हम लड़ते लड़ते मर जाएंगे लेकिन पीठ नहीं दिखाएंगे। इस प्रथा को कहते हैं केसरिया प्रथा कहते हैं। तो केसरिया प्रथा होती है युद्ध में जाते समय केसरिया वस्त्र केसरी पगड़ी धारण करके दोनों हाथों में तलवार लेकर और शत्रु पर टूट जाना, केसरिया प्रथा कहलाता है। अगली हमारी जौहर प्रथा। जौहर क्या होता है, अब ये भी उसी से जुड़ी हुई प्रथा है जिसके अंदर हम बात करेंगे। अगर हम बात करें जौहर क्या होता है, जौहर होता है जब राजपूत योद्धा द्वारा केसरिया किया जाता है, तो उस समय राजपूत जो वीरांगनाएं होती थी शत्रु के अपने सतीत्व की रक्षा के लिए क्या करते थे, वो आत्मसम्मान की रक्षा के लिए किए जाने वाला सामूहिक अग्नि स्नान जौहर कहलाता था। वो अपने आप को बचाने के लिए क्या करती थी, अग्नि में स्नान कर लेती थी, यानी अपनी आबरू अपनी इज्जत और अपने मान सम्मान स्वाभिमान को बचाने के लिए वो सामूहिक रूप से अग्नि में समा जाती थी। तो इसे कहते थे जौहर। जौहर और केसरिया दोनों इकट्ठा होता था, ये जो कहते हैं जौहर और केसरिया दोनों इकट्ठा होता था, तो उसे कहते थे साका, उसे साका प्रथा कहते हैं। आगे है सती प्रथा। तो साथियों सती प्रथा क्या है इसके बारे में देखते हैं। सती प्रथा के बारे में देखें। सती प्रथा जैसा कि प्राचीन समय में प्रचलित था कि इस प्रथा के अंतर्गत पत्नी अपनी स्वेच्छा से अपने पति के शव के साथ चिता पर जीवित जलकर इच्छा मृत्यु को वर्ण करती थी, यानी अपने अनुसार जीवित वो चिता पर बैठ जाती थी। जैसे कई बार होता था कि पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी पत्नी उसके पीछे सती हो जाती थी, तो ये सती प्रथा प्रचलित थी। प्राचीन काल में इस प्रथा को अद्वितीय और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक माना जाता था, लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए तो इन्होंने इसको बंद कर दिया गया था कि ये सही नहीं है, जो वास्तव में भी सही नहीं था। आगे हम इसके बारे में देखें और इसके बारे में क्या जानकारी मिलती है। हमें जानकारी ये मिलती है कि मध्यकाल में इस प्रथा को सती प्रथा जो थी उसके बारे में क्या कहा जाता है कि मध्यकाल में इस प्रथा को स्त्री की इच्छा से विपरीत परिवार की मर्यादा और प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए किए जाने लगा। तो प्रारंभ में ये एक बड़ा ही वीरतापूर्ण कार्य माना जाता था, लेकिन जैसे ही मध्यकाल आया तो महिलाओं की मजबूरी बन गया इसको करना, और ये
मर्यादा प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं ये बोझ होना शुरू हो गया था। मध्यकाल में इस प्रथा के बारे में अति भयानक रूप ले लिया था और प्रथा का आगे चल के गंभीर परिणाम भी हुए थे। तो सती प्रथा को इसीलिए बंद करना पड़ा था। अगर हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ें तो ये क्या है, बूंदी राजस्थान की पहली रियासत थी जिसने 1822 में प्रथा को गैर कानून घोषित कर दिया था। तो एग्जाम में अगर आपसे प्रश्न पूछते हैं कि राजस्थान की वह कौन सी रियासत थी जिसने सती प्रथा को सबसे पहले बंद किया था, तो वो थी बूंदी रियासत थी जिसने सबसे पहले बंद कर दिया था। इसको ध्यान रखना जी। तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में भारत के उस समय गवर्नर जनरल थे जिसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रयासों से जो ये प्रथा थी इसको अवैध घोषित कर दिया गया था। तो इसको लॉर्ड विलियम बेंटिंग का और राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान था। इसके बाद अगर हम बात करें और हमें प्रश्न कैसे दिखता है एग्ज़ाम में कि अलवर राजस्थान की पहली रियासत थी जिसने 1829 के कानून को लागू करने के बाद सबसे पहले 1830 में इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। देखो, अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले सती प्रथा को किसने रोका था, तो देखो सती प्रथा को जो 1822 में बूंदी रियासत ने गैर कानून घोषित किया था, लेकिन जैसे ही 1829 में कानून बना था उसके बाद पहली रियासत अलवर थी जिसने इस कानून को लागू किया था। तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आपसे सीधा पूछे कि सबसे पहली रियासत कौन सी थी, तो आपने करना है बूंदी। और अगर 1829 के कानून के पश्चात पूछे तो आपको अलवर करना है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने। आगे बात करते हैं राजस्थान के रियासतों ने इस प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाए थे, तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको अपने देखते हैं वन बाई वन। पहली बूंदी रियासत थी, दूसरी अलवर थी 1830 में, बूंदी ने 1822 में, जयपुर रियासत ने 1844 में, जबकि जोधपुर रियासत ने 1848 में, उदयपुर रियासत ने 1861 में, जबकि कोटा रियासत ने 1862 में इसे प्रतिबंध लगा दिया था। देखा जाए तो ये समाज के अंदर एक बहुत बड़ा धब्बा था अगर देखा जाए तो, क्योंकि पहले हमारी वीरता का था तो महिलाएं अपनी मर्जी से करती थी, लेकिन बाद में महिलाओं को ज़बरदस्ती किया जाने लगा था। तो कहीं ना कहीं ये महिलाओं के लिए कलंक बनता जा रहा था, कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी बनती जा रही थी। फिर समाज से भी आए और उन्होंने इस पर काफ़ी बदलाव किया। नेक्स्ट बात करते हैं मानव व्यापार या दासों का क्रय विक्रय। अच्छा, ये क्या चीज़ है इसके बारे में भी देखते हैं। तो पहले तो इसके बारे में देखें कि मानव का क्रय विक्रय कैसे होता है और दासों का क्रय विक्रय क्या है। तो प्राचीन समय में क्या था, राजस्थान में मनुष्यों का व्यापार दासों की खरीद फरोख्त के रूप में होता था, खरीदते थे बेचते थे। ये ज़्यादातर मुख्यतः कैदियों या जो कैदियों को दास के रूप में बाजार में बेचा व खरीदा जाता था। ये पुराने समय की बात है। इसके बाद राजस्थान के अंदर क्या हुआ, राजस्थान के अंदर पहली बार जयपुर रियासत ने, जयपुर जो रेजिडेंसी काउंसिल थी उसके अध्यक्ष थे जॉन लुंडलो। तो लुडलो थे, उनके प्रयासों से 1847 के अंदर क्या था, मानव व्यापार पर प्रतिबंध लगा लिया कि आप खरीद बेच नहीं सकते हो। और उदयपुर रियासत ने इसके बाद 1863 में इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया। वहीं कोटा रियासत ने 1867 में इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया था, यानी मानव का खरीद फरोख्त नहीं होगी। तो इस टॉपिक को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ऐसे प्रश्न देखने को अपना मिल सकते हैं। यानी मानव व्यापार और दासों का क्रय विक्रय। तो सबसे पहली जो रियासत थी जयपुर थी जिसने 1847 पर इस पर प्रतिबंध लगाया, दूसरी उदयपुर थी 1863 और तीसरी कोटा थी। तो ध्यान रखना। समाधि प्रथा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। समाधि हमारे अध्यात्म से जुड़ा हुआ मामला। समाधि प्रथा क्या है, इस प्रथा के अंतर्गत व्यक्ति अपनी इच्छा मृत्यु, इसके अंदर क्या था कि व्यक्ति मृत्यु को वर्ण करने के उद्देश्य से स्वयं को जल में डुबोकर या भूमि में दफनाकर अपने प्राण त्याग देता था। उसे बोलते थे समाधि प्रथा। सामान्यतः साधु संत महात्मा जो लोग होते थे, धार्मिक गुरु होते थे, वो इसका पालन करते थे। समाधि प्रथा का पालन किया जाता था पुराने समय के अंदर। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जयपुर रियासत ने, जयपुर रेजिडेंसी काउंसिल के अध्यक्ष जॉन लुंडलो के प्रयासों से 1844 में इस प्रथा को भी गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। यानी समाधि प्रथा पर भी रोक लगा दी गई थी कि आप समाधि प्रथा नहीं ले सकते हो। फिर एक प्रथा थी कन्यावध। ये तो
कहीं ना कहीं आज भी दिखाई देता है कि लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। लेकिन ये प्राचीन समय की बात करते हैं। इस प्रथा का मध्यकाल में राजस्थान के मुख्यतः राजपूतों में प्रचलित थी। इस प्रथा में कन्या का जन्म लेते ही उसे मार दिया जाता था और ये राजपूत समाज के अंदर था, लेकिन अब ऐसा नहीं, पहले के समय में होता था। तो राजस्थान में ब्रिटिश शासन के अधिक प्रभावी होते ही ब्रिटिश सरकार ने क्या किया भी, इन रियासतों पर कन्यावध की रोक लगा दी थी कि आप अब कन्यावध नहीं कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के द्वारा सुधार किया गया था। ऐसा माना जाता था कि बेटी नहीं होनी चाहिए थी, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये भी था, मान सम्मान की भी चिंता थी, इसीलिए शायद वो ऐसे करते होंगे, शायद उनकी भी कोई मजबूरी होगी। लेकिन ये प्रथा तो गलत थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कैप्टन हॉल ने केंद्र शासित क्षेत्र जो मेरवाड़ा था वहाँ पर मेयर पंचायत की इस प्रथा पर प्रतिबंध लगवाया था। तो अगर देखें, ये जो कन्यावध था कैप्टन हॉल के द्वारा मेरवाड़ा पंचायत में, मेयर पंचायत में इस प्रथा पर रोक लगाई थी। राजस्थान में पहली बार कोटा रियासत के हड़ौती के पॉलिटिकल जो एजेंट थे विल्किंसन थे, उन्होंने इस प्रथा को 1834 में इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। इस समय कोटा रियासत के शासक महाराज उमेद सिंह थे, तो उमेद सिंह के समय में काफ़ी काम हुआ था, इस पर रोक लगी थी। नेक्स्ट बात करते हैं डाकण प्रथा। अब ये डाकण प्रथा क्या होती है? डाकण प्रथा होती है कि पहले तो अपने देखो डाकी किसे कहते हैं। डाकण मतलब एक चुड़ैल टाइप का सिस्टम जैसे। तो डाकण प्रथा के बारे में आज भी कई लोग इसको मानते, जो पिछड़े हुए हैं, जो पिछड़े लोग हैं, पुरानी रूढ़ियों वाले हैं। इस प्रथा में स्त्रियों को डाकण होने के संदेह से शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी जाती थी और उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती थी, यानी तड़पा तड़पा के मारा जाता था। कई मामलों में डाकण होने के संदेह पर स्त्रियों को मार दिया जाता था। कोई कहते थे ये डाकण है, ये बच्चों को खा जाएगी, बच्चों को उठा के लेके जाए, तो गाँव वाले इकट्ठे होकर क्या करते थे, मार देते थे। राजस्थान में कई जातियां मुख्यतः मीणा और भील जाति में ये अधिक प्रचलित थी। तो जाति पूछे तो मीणा और भीलों में ये काफ़ी प्रचलित थी डाकण प्रथा। तो ये डाकण प्रथा थी जिसको लेकर बहुत ही चिंताजनक विषय था। अगर इसके बारे में और देखें डाकण प्रथा के बारे में और हमें क्या जानकारी मिलती है, तो राजस्थान में पहली बार उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह ने ब्रिटिश सरकार से सलाह पर 1853 में, ये जो 1853 में डाकण प्रथा था, इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया था। गैर कानूनी घोषित कर दिया था। इस प्रथा में प्रतिबंध भीलों द्वारा अपनी प्रथाओं और मान्यताओं पर अंग्रेजी हस्तक्षेप के रूप में माना गया और आगामी जनजातीय आंदोलन का कारण बन गया था। भील लोग ये मानते थे कि हमारी ये प्रथा है, अंग्रेज इस पे हस्तक्षेप गलत कर रहे हैं। तो आजकल एक है कि एक पीढ़ी की गलती दूसरे की परंपरा और तीसरे का धर्म बन जाता है। तो ये लोगों ने माना और आगे चल के जनजातीय आंदोलनों में तब्दील हो गई थी। तो ये थी अपने प्रथाएं, जिसमें डाकण प्रथा, जिसमें कन्यावध, जिसमें समाधि प्रथा और जिसमें मानव व्यापार और दासों का क्रय विक्रय था, जिसमें सती प्रथा थी, जौहर प्रथा थी, केसरिया प्रथा थी, नाता प्रथा थी। ये कुछ महत्वपूर्ण है जो प्रथाएं थी जिसके बारे में चर्चा की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।